काले बाल हमारी प्रजाति के विकास के लिए जिम्मेदार हैं। कल्पना कीजिए कि 2 लाख साल पहले अफ्रीकी जंगल में चलते हुए आप पसीने से तरबतर हैं, तेज धूप है और आप दूर एक भूखे जानवर को देखते हैं। आपके पास कोई हथियार नहीं है और न ही आपकी जनजाति आपके साथ है, और उसी क्षण एक बहुत ही छोटी सी बात, जैसे कि आपके सिर पर टकराती हुई रोशनी की एक चमक ने आपकी स्थिति को प्रकट कर दिया, आपको शिकार होने के लिए निंदा करते हुए। लेकिन एक ग्रामीण था जो उस प्राचीन बाघ से बच सका, और यह उसकी ताकत या तेजी के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए कि वह अपने बालों के रंग के कारण झाड़ियों में छुपने में सफल रहा। यह पहली चीज थी जिसे काले बालों ने सुलझाया। उस शत्रुतापूर्ण वातावरण में आपके बालों के रंग जैसी साधारण चीज भी मौत का कारण बन सकती थी। इस रंग में यूमेलानिन की सबसे अधिक मात्रा होती है, जो एक गहरा पिगमेंट है और प्रकाश को प्रतिबिंबित करने की बजाय अवशोषित करता है। इसका क्या कार्य है? प्रकाश को अवशोषित करना, प्रतिबिंबों से बचना, किसी भी चमक को खत्म करना जो आपको जंगल के बीच में उजागर कर सकता है। जबकि हल्के रंग सूर्य की किरणों को परावर्तित करते हैं, काला उन्हें पकड़ लेता है, उस चमक से बचता है जो आपकी स्थिति को प्रकट कर सकती है। अन्य रंगों की तुलना में वे तेज रोशनी के लिए अधिक तैयार होते हैं। आम धारणा के विपरीत इस प्रकार के बाल अधिक शरीर की गर्मी नहीं उत्पन्न करते थे, बल्कि एक सूक्ष्म बनावट वाली छतरी की तरह कार्य करते थे। पहले अफ्रीकी समुदायों में सिर की त्वचा को कठोर सूरज की रोशनी से सुरक्षा की आवश्यकता होती थी, और काला और घना बाल तापमान के खिलाफ एक अनुकूलनशील इंसुलेटर के रूप में काम करता था। इसलिए लगभग सभी पहली मानव आबादियों ने शुरू में इस प्रकार के बाल विकसित किए। आज दुनिया की 75% से अधिक आबादी इस रंग को बनाए रखती है, जिसे आज हम आम बाल कहते हैं। वह वास्तव में हमारी अनुकूली बुद्धिमत्ता की एक निशानी है, और भले ही इसे दुर्लभता के साथ नहीं जोड़ा जाता है, यह अभी भी मानव जाति के मूल आनुवंशिक कोड का हिस्सा है। जब कोई काले बालों के साथ पैदा होता है तो यह कोई उत्परिवर्तन या दुर्लभता नहीं है, बल्कि यह मानव जाति के प्रारंभिक बिंदु से बिना किसी रुकावट के जुड़ा रहना है। लेकिन कुछ और भी है। जब आप किसी को काले बालों के साथ देखते हैं तो आप केवल एक रंग नहीं देख रहे हैं, बल्कि एक आनुवंशिक हस्ताक्षर देख रहे हैं जो हिमयुग, प्रवासन और रेगिस्तानों से बच गया है। ये ऐसे बाल हैं जो ध्यान आकर्षित नहीं करते, लेकिन ये एक मौन स्थिरांक की तरह शुरुआत से ही यहां रहा है। दिलचस्प बात यह है कि एक ऐसी दुनिया में जहां असामान्य को महत्व दिया जाता है, काले बाल अदृश्य हो जाते हैं, और फिर भी यह हजारों वर्षों से सबसे उपयोगी रहा है। इसलिए भले ही आप इसे हर दिन देखते हैं, काले बाल वहां नहीं है कि वह बाहर खड़ा हो सके। यह वहां है ताकि वह आपको ठीक तब छुपा सके जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। सोने जैसे बाल अफ्रीकी घास के मैदान में बच नहीं पाते, क्योंकि वे बहुत ध्यान आकर्षित करते हैं, बहुत हल्के होते हैं और कोई लाभ नहीं देते। फिर भी यह यहाँ है। यह एक गर्म जलवायु में या नारियल के पेड़ों के बीच नहीं था। यह बहुत अधिक उत्तर में उत्पन्न हुआ, जहां सूरज शायद ही दिखाई देता था और जीवन हर आखिरी प्रकाश की किरण का उपयोग करने पर निर्भर था। कहीं बाल्टिक सागर और साइबेरिया के बीच लगभग 11,000 साल पहले एक आनुवंशिक उत्परिवर्तन ने एक अप्रत्याशित परिवर्तन को सक्रिय किया। मेलानिन का उत्पादन नाटकीय रूप से कम हो गया। परिणाम स्वरूप बाल ऐसे थे जो सूर्य की किरणों से रक्षा नहीं करते थे, बल्कि उन्हें गुजरने देते थे। और यही था मुख्य बिंदु। शरीर को जीवित रहने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती थी, लेकिन हल्की त्वचा पर्याप्त नहीं थी। इसलिए बाल भी हल्के हो गए, न कि सजावट के रूप में, बल्कि एक जैविक समाधान के रूप में। आज हम जानते हैं कि MC1R जीन ने इस परिवर्तन को संभव बनाया। इस उत्परिवर्तन ने शरीर के गहरे रंग द्रव्य को बदलने के तरीके को बदल दिया। सुनहरे पीले से लगभग सफेद तक के गोरे वेरिएंट बनाए, और उन क्षेत्रों में जहां दिन छोटे थे और रोशनी कम थी, यह परिवर्तन महत्वपूर्ण था। यह अधिक अल्ट्रावायलेट विकिरण को अवशोषित करने और विटामिन डी का उत्पादन करने की अनुमति देता था, जो हड्डियों के विकास, गर्भावस्था और नवजात शिशुओं के जीवन के लिए आवश्यक है। लेकिन विकासवादी लाभ केवल जैविक नहीं था। छोटे समूहों में सुनहरे बाल एक अत्यधिक दृश्य पहचान बन गए, कुछ ऐसा जो अलग दिखता था। ये कई गहरे रंगों के बीच नीचे उतरता और तुरंत ध्यान आकर्षित करता। प्रारंभिक यूरोपीय बस्तियों में विचित्रता आकर्षण बन गई, और आकर्षण यौन चयन में बदल गया। सदियों से सुनहरे बालों को युवा, प्रजनन क्षमता या यहां तक कि दिव्यता का प्रतीक माना जाता था। कई जर्मनिक संस्कृतियों में कहा जाता था कि देवताओं के बाल सूर्य के रंग के होते थे, और हालांकि दुनिया की केवल 2% आबादी के पास यह प्राकृतिक रूप से है, फिर भी इसकी उपस्थिति हर जगह है। मीडिया, कला और पौराणिक कथाओं में विडंबना यह है कि गोरे बाल तेजी से बूढ़े हो जाते हैं, उम्र के साथ काले हो जाते हैं, टूटने लगते हैं और चमक खो देते हैं। फिर भी यह दुनिया के सबसे नकल किए गए लक्षणों में से एक के रूप में बच गया है। यह न तो टिकाऊ है, न ही गोपनीय, और न ही चरम परिस्थितियों में कार्यात्मक है। लेकिन इतिहास के किसी समय में दिखाई देना एक लाभ था,
और वह साधारण परिवर्तन छलावरण या सुरक्षा के संदर्भ में लगभग बेकार, मानव विकास में सबसे सफल में से एक बन गया। और भी कुछ है जो लगभग कोई नहीं उल्लेख करता। सुनहरे बाल कई मामलों में लंबे समय तक चलने के लिए नहीं बने होते हैं। ओशनिया, मेलानेशिया या यहां तक कि दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों जैसी जगहों में वहां की आबादी में कई बच्चे सुनहरे बाल लेकर पैदा होते हैं और बड़े होने पर ये बाल खो देते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह घटना बच्चों को छोटे समूहों में अधिक दृश्यमान और सामाजिक रूप से संरक्षित बनाने के लिए एक रूप के रूप में उभरी, देखभाल, पोषण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सहज आकर्षण तंत्र। और एक बार उस भूमिका को पूरा करने के बाद शरीर इसे एक अधिक कार्यात्मक रंग से बदल देता है। ऐसा लगता है जैसे सुनहरे बाल अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में उन वर्षों के लिए बनाए गए थे जब इंसान सबसे अधिक कमजोर होता है। हल्के भूरे बाल न ठंड के कारण आए और न ही खान पान की वजह से। यह हमारी नजरों का परिणाम था। हजारों सालों तक गहरे रंग के बाल सामान्य थे। वे सूरज को अवशोषित करते थे, हरकत को छिपाते थे और सुरक्षा प्रदान करते थे। लेकिन किसी समय पर यह काफी नहीं रहा। कल्पना करें कि 8000 साल पहले यूरोप में एक छोटा सा बस्ती है, एक छोटा समूह, बाकी सबसे अलग, जहां लगभग सभी एक जैसे दिखते हैं। और फिर कोई अलग दिखने वाला आता है, वही त्वचा का रंग, वही लक्षण, लेकिन बाल थोड़े हल्के भूरे और सुनहरे रंग के साथ, और लोग उसे देखने के तरीके में कुछ बदल जाता है। हालांकि यह अंतर बहुत कम है। यह एक नई तरह की प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है। जिज्ञासा और विकास में जिज्ञासा आवश्यकता जितनी शक्तिशाली हो सकती है। हल्के भूरे बाल तब उभरते हैं जब मेलानिन का स्तर काले या गहरे भूरे रंग की तुलना में थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इतना नहीं कि सुनहरे हो जाएं। यह एक मध्यवर्ती क्षेत्र है और इसी कारण से यह समशीतोष्ण क्षेत्रों में असाधारण रूप से आम हो गया, जो सूर्य से सुरक्षा और दृश्य बहुमुखी प्रतिभा को संतुलित करता था। यह इतना गहरा नहीं है कि सारी गर्मी को सोख ले और न ही इतना हल्का है कि पूरी तरह से उजागर हो जाए। लेकिन जो दिलचस्प है वह यह है कि बाद में क्या हुआ। हल्के भूरे बाल तेजी से फैलने लगे, जो साधारण उत्परिवर्तन द्वारा आनुवंशिकी से नहीं समझा जा सकता। और कई अध्ययनों के अनुसार यह फिर से यौन चयन द्वारा हुआ। एक नरम रंग, युवा, स्वास्थ्य और एक प्रकार की परिचितता से जुड़ा था जो विश्वास उत्पन्न करता था। यह एक रंग था जो खतरा नहीं पैदा करता था, जो अधिक ध्यान नहीं आकर्षित करता था, लेकिन ठीक उतना ही ध्यान खींचता था जितना आवश्यक था। और इसी कारण यह वांछनीय बन गया। आज लाखों लोग इसे रखते हैं, लेकिन रोशनी में वही रंग बदल सकता है। सूरज की रोशनी में सुनहरा, छाया में राख जैसा और कुछ बल्बों के नीचे कैरामेल जैसा। यह स्थिर या सपाट नहीं है। यह एक स्पष्ट संकेत है जो कभी भी पूरी तरह से नहीं कहता कि यह क्या है। और यह विकासवादी शब्दों में एक लाभ है, क्योंकि यह सबसे अधिक अनुकूलनीय है। लाल बाल एक सामान्य रंग नहीं था, न ही कार्यात्मक, न ही आवश्यक। और फिर भी यह हुआ। लगभग 80,000 साल पहले एक मूक उत्परिवर्तन ने AMCR जीन को बदल दिया और परिणाम कुछ ऐसा था जो किसी अन्य मानव ने नहीं देखा था। लाल बाल, न तांबे जैसा, न भूरे लाल जैसा, बल्कि प्राकृतिक आग जैसा। एक रंग जो न तो छुपाने में मदद करता था, न ही धूप से सुरक्षा देता था और न ही नजरअंदाज होता था। फिर भी यह जीवित रहा। जैविक रूप से लाल बाल एक विरोधाभास है। इसमें काले रंग का पिगमेंट एमेलानिन बहुत कम या न के बराबर होता है, और इसमें बहुत मात्रा में फियोमेलानिन होता है जो इसे लाल, कभी कभी नारंगी या चमकीले तांबे का रंग देता है। लेकिन यह संरचना इसे सूरज की रोशनी, गर्मी और नुकसान के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना देती है। लाल बालों वाले लोगों की त्वचा आसानी से जल जाती है। वे दर्द को अलग तरीके से महसूस करते हैं और यहां तक कि उन्हें सर्जरी में अधिक एनेस्थीसिया की आवश्यकता होती है। फिर भी यह विशेषता हजारों सालों से कायम है। क्यों? क्योंकि अजीब होना कभी कभी फायदेमंद होता है। उत्तरी यूरोप के छोटे समुदायों में जहां काले बाल सामान्य थे, लाल रंग एक दृश्य आकर्षण बन गया। नवीनता ध्यान आकर्षित करती थी, ध्यान आकर्षण में बदल जाता था और समय के साथ यह यौन चयन बन गया और मिथक प्रकट होने में देर नहीं लगी। लाल बालों वाले लोगों को जादूगर, भविष्यवक्ता, दिव्य रक्त के वाहक कहा गया है। स्कॉटलैंड में उन्हें अलौकिक शक्तियों के साथ सीधा संबंध होने का श्रेय दिया जाता था। भूमध्य सागरीय संस्कृतियों में कहा जाता था कि वे दुर्भाग्य लाते हैं या उनका स्वभाव असंभव होता है। फिर भी वे हमेशा मौजूद रहे, जैसे एक विचित्रता जिसे दुनिया अनदेखा नहीं कर पाई। ये एक स्पष्ट उदाहरण है कि प्राकृतिक चयन और यौन चयन के बावजूद हमेशा अपवाद होते हैं, जैसे कि मूस के सींगों के मामले में। पर वह एक और विषय है। आज केवल 1% दुनिया की जनसंख्या के पास प्राकृतिक लाल बाल हैं, लेकिन यह छोटी सी संख्या एक प्रतिरोध की कहानी छुपाती है, क्योंकि यह रंग ना तो सुरक्षा देता है, न छुपाता है, ना ही जीवन को किसी भी माहौल में आसान बनाता है। लेकिन यह कभी गायब नहीं हुआ। सफेद बाल समय से पहले आना एक गलती थी जिसे सही नहीं किया गया।
यह न तो बुढ़ापे का संकेत था और न ही कमजोरी का। यह एक जैविक चेतावनी थी जो समय से पहले आ गई। कुछ लोगों में 30 साल से पहले, यहां तक कि 20 साल से भी बालों का रंग खोने लगता है। यह गिरता नहीं है, इसकी बनावट नहीं बदलती है, बस सफेद हो जाता है। और वर्षों तक विज्ञान ने इसे शरीर की एक मामूली गलती माना। लेकिन विकास बिना परिणाम के गलतियों को नहीं छोड़ता है। जो समय से पहले सफेद होने के साथ होता है वह बाहरी रूप से सरल है। फॉलिकल्स में मेलानिन बनाने वाली कोशिकाएं, मेलानोसाइट्स, काम करना बंद कर देती हैं। और जब पिगमेंट गायब हो जाता है तो बाल बिना रंग के, न काले, न भूरे, न सुनहरे, बल्कि सफेद निकलता है। और यह नहीं कि बाल वास्तव में सफेद हो जाता है, यह बाल है जिसे रंगने के लिए कुछ भी नहीं होता। लेकिन दिलचस्प यह है कि यह कब और क्यों होता है। अध्ययन बताते हैं कि सफेद बालों का समय से पहले होना और प्रतिरक्षा प्रणाली का अधिक सक्रिय होना, ऑक्सीडेटिव तनाव के प्रति प्रतिरोध और कुछ मामलों में अधिक लंबी उम्र के बीच संबंध हो सकते हैं। यह कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यह एक पैटर्न है जो अक्सर देखा जाता है। प्राचीन समय में किसी युवा व्यक्ति के सफेद बाल देखना दुर्लभ था और इसलिए इसे अनदेखा करना असंभव था। उस विरोधाभास, जवान चेहरा, बूढ़े बाल, ने तुरंत सम्मान, डर या आदरणीयता को उकसाया। कई संस्कृतियों में युवा लोगों में सफेद बालों को समय से पहले बुद्धिमानी, आध्यात्मिक जुड़ाव या एक प्रकार की आनुवंशिक विशेषता के रूप में देखा गया। कुछ एशियाई क्षेत्रों में कहा जाता था कि जिन्हें सफेद बाल होते हैं उन्होंने समय से पहले कुछ देखा होता है। और कुछ शमानी परंपराओं में माना जाता था कि आत्माएं उनके बाहरी उम्र बढ़ने को तेज कर देती हैं ताकि उन्हें मार्गदर्शक के रूप में चिह्नित किया जा सके। आजकल समय से पहले बाल सफेद होना अधिकतर तनाव, पोषण की कमी या आनुवंशिकी से जुड़ा होता है, लेकिन इसका सामाजिक प्रभाव समान रहता है। यह ध्यान आकर्षित करता है, उम्मीदों को तोड़ता है और बिना चाहे किसी को भीड़ से अलग कर देता है, क्योंकि यह समय के गुजरने का प्रतिनिधित्व नहीं करता बल्कि कुछ और अजीब होता है। शरीर का एक हिस्सा जिसने बाकी के आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जो लोग सिल्वर या नेचुरल हेयर के साथ होते हैं वे किसी और दुनिया के लगते हैं। यह न तो सफेद है, न ग्रे और न ही ऐश ब्लॉन्ड। यह असली चांदी जैसा है और जब उस पर रोशनी पड़ती है तो यह धातुमय हो जाता है। यह अत्यंत दुर्लभ घटना न उम्र से संबंधित है और न ही अल्बिनिज्म से। यह तब होता है जब बालों में रंग की मात्रा इतनी कम और असंतुलित होती है कि बालों की फाइबर प्रकाश को ऐसे परावर्तित करती है जैसे वह एक पॉलिश सतह हो। परिणाम एक ठंडा, चमकदार और पूरी तरह से असामान्य रंग होता है, जैसे बालों का कोई तापमान नहीं होता। सबसे अजीब बात यह है कि भले ही यह कभी कभी आनुवांशिक स्थितियों वाले व्यक्तियों में दिखाई देता है, यह पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्तियों में भी होता है। कुछ दुर्लभ मामलों में यह वर्डनबर्ग सिंड्रोम से जुड़ा होता है, जो एक आनुवंशिक स्थिति है जो त्वचा, बालों और आंखों के रंग द्रव्य को प्रभावित करती है और जन्म से ही सुनने की कमी के साथ हो सकती है। इस सिंड्रोम वाले लोग चांदी जैसे बाल, अलग रंग की आंखें या त्वचा के हल्के हिस्से के साथ पैदा हो सकते हैं, लेकिन चांदी जैसे बालों के सभी मामलों में ऐसा नहीं होता। एक वास्तविक और व्यापक रूप से जाना जाता उदाहरण है खौदिया डियोप, सेनेगल की मॉडल, जिनके बचपन से ही उनके बालों में एक चांदी की लट है, बिना किसी बीमारी के। उनका मामला वायरल हो गया, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनकी छवि प्रभावशाली थी, बल्कि इसलिए भी कि यह गहरे रंग की त्वचा में बालों के पारंपरिक रंग के सभी मानकों को तोड़ता था। इस प्रकार के बाल प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं, जिसका अर्थ है कि कुछ कोणों पर यह नीले धातु, बैंगनी या ठंडे सफेद रंग का दिखाई दे सकता है। और उस जैविक और कृत्रिम के बीच का विरोधाभास मस्तिष्क को यह समझने में असमर्थ बनाता है कि वह क्या देख रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें उन्नत धारणा कौशल, दो दुनियाओं की दृष्टि या यहां तक कि पारिवारिक श्राप भी कहा जाता था। जापान में उन्हें आत्मा लोमड़ी के चित्र से जोड़ा गया था और कुछ आदिवासी जनजातियों में माना जाता था कि वे ग्रहण के तहत पैदा हुए थे। आज भी यह सौंदर्य की दुनिया में सबसे अधिक फोटो खींचे गए, खोजे गए और नकली बनाए गए लक्षणों में से एक है। लेकिन इसके प्राकृतिक रूप में यह एक विकासवादी दुर्घटना है जो ध्यान न देने के लिए मना करती है। नारंगी बाल वह रंग है जो तय नहीं कर पाता। यह लाल बालों की तरह लगता है लेकिन पूरी तरह से नहीं। वह गोरा लगता है लेकिन नहीं, और यही उसे अजीब बनाता है। कल्पना करो कि ऐसा बाल जो हर बार किसी के वर्णन पर बदलता है। सर्दियों में यह तांबे जैसा प्रतीत होता है, गर्मियों में पुराना सोना, छाया में यह लालिमा लिए होता है। एक बल्ब के नीचे लगभग गुलाबी, यही नारंगी है, एक रंग जो आधे रास्ते में एक उत्परिवर्तन जैसा लगता है। लेकिन यहां अजीब बात आती है, यह रंग न तो कोई सौंदर्यपूर्ण ढलान है और न ही कोई यादृच्छिक मिश्रण। यह अत्यंत सटीक रूप से संयोजित वर्णकों का परिणाम है। बहुत कम यू मेलानिन जैसे सुनहरा और कुछ फेयो मेलानिन जैसे लाल बालों वाला अनुपात में, जो स्थिर नहीं रहना चाहिए, लेकिन वे ऐसा करते हैं। आनुवंशिक दृष्टिकोण से
यह एक कार्यात्मक असामान्यता है, इतनी दुर्लभ कि दुनिया के कुछ हिस्सों में इसका एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। सदियों से इस बाल ने इसे देखने वाली संस्कृतियों को अचंभित कर दिया। स्कैंडिनेविया और ब्रिटिश द्वीपों में कहा जाता था कि जो लोग इसे पहनते थे वे कोहरे के लिए बने होते थे, जैसे वे जलवायु का हिस्सा हों और शरीर का नहीं। ग्रामीण यूरोप में इन्हें अच्छी किस्मत या प्राचीन रक्त के रूप में माना जाता था, और आज दुनिया की आबादी का केवल एक छोटा प्रतिशत ही इसे प्राकृतिक रूप से प्राप्त करता है। इस रंग के लोगों में तापमान के प्रति अधिक संवेदनशीलता होती है, और कुछ अध्ययनों में यह देखा गया है कि अत्यधिक ठंड के प्रति त्वचा की प्रतिक्रिया अलग होती है। तो यह केवल एक रंग नहीं है, यह इस बात का बाहरी संकेत है कि शरीर तापमान और प्रकाश को कैसे संसाधित करता है। और सबसे अजीब बात यह है कि ऐसे दस्तावेजित मामले मौजूद हैं जहां बच्चे चमकीले नारंगी बालों के साथ पैदा होते हैं, जो वर्षों के साथ काले हो जाते हैं और बुढ़ापे में फिर से हल्के हो जाते हैं, जैसे कि शरीर इसे दशकों की चुप्पी के बाद याद कर रहा हो और फिर से सक्रिय कर रहा हो। और यही उसे उन रंगों में से एक बनाता है जो आनुवांशिकी ने उत्पन्न किया है। धारीदार बाल। कुछ लोगों को दो रंगों में बाल रखने के लिए रंगने की आवश्यकता नहीं होती। पहली नजर में यह प्रतिबिंब जैसा लगता है, लेकिन अगर आप करीब से देखेंगे तो पाएंगे कि बाल हल्के और गहरे रंग की वैकल्पिक धारियों से बने हैं, जैसे किसी ने हर स्ट्रैंड पर सूक्ष्म रेखाएं खींच दी हों। और सबसे अजीब बात यह है कि कटने पर भी यह गायब नहीं होते, वे फिर से वही उग आते हैं। इस घटना को पिलेनुलाती कहते हैं, और यह तब होती है जब बाल की तने के अंदर सूक्ष्म हवा के बुलबुले होते हैं। ये बुलबुले प्रकाश को फैलाते हैं और देखने के कोण के अनुसार बदलने वाले छल्लों या धारियों का दृश्य पैटर्न उत्पन्न करते हैं। ये कोई बाहरी दृष्टिभ्रम नहीं है, यह बालों के अंदर है। सचमुच कुछ स्थानों पर बाल खोखले हैं। अजीब बात यह है कि यह आमतौर पर नुकसान नहीं करता है, दर्द नहीं होता है, स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे प्रत्येक बाल की पट्टी प्रकाश और छाया से बने आनुवंशिक बाइनरी कोड की तरह दिखती है। यह चिकित्सकीय इतिहास में एक विरासत में मिली सौम्य विकृति मानी जाती है, हालांकि यह बेहद दुर्लभ है। अधिकांश लोग जिन्हें यह होता है उन्हें तब तक इसका पता नहीं चलता जब तक कोई इसे शक्तिशाली लैंप के नीचे या सीधे धूप में नहीं देखता। कुछ दस्तावेजित मामलों में पैटर्न इतना स्पष्ट होता है कि बाल जैविक ऑप्टिकल फाइबर की तरह अंतराल पर चमकते हुए प्रतीत होते हैं। सदियों से यह माना जाता था कि यह एक आशीर्वाद, एक जादुई दोष या यहां तक कि शाही खून का संकेत है। हालांकि विज्ञान ने इसे खारिज कर दिया है, फिर भी आज तक यह पूरी तरह से ज्ञात नहीं है कि यह कैसे सक्रिय होता है और स्थिर क्यों रहता है। अलग अलग रंगों के बाल, ये उस बाल की तरह नहीं है जो प्रकाश से बदलता है। ये कोई ऑप्टिकल प्रभाव नहीं है और न ही अस्थिर रंजकों द्वारा उत्पन्न भ्रम है। यह उन बालों की तरह भी नहीं है जिनमें सूक्ष्म धारियां होती हैं। बालों की हेटेरोक्रोमिया अलग है। यह खोपड़ी के पूरे हिस्सों की बात है जो दूसरे रंग में बढ़ने का फैसला करते हैं। कुछ मामलों में यह सिर्फ काले बालों के बीच एक हल्की लट होती है। अन्य मामलों में यह ऐसा लगता है जैसे सिर दो पहचानों में विभाजित है, एक तरफ सुनहरा, दूसरी तरफ काला, बिना किसी नरम परिवर्तन के। यह घटना तब होती है जब खोपड़ी के अलग अलग हिस्से असमान रूप से मेलेनिन का उत्पादन करते हैं। परिणाम, जन्म से ही पूरी तरह से दिखाई देने वाले प्राकृतिक रंगों की बालों की लटें। कुछ मामलों में यह सूक्ष्म होता है, जैसे भूरे रंग के समुद्र में एक हल्की पट्टी। अन्य मामलों में यह बहुत स्पष्ट होता है, आधे बाल सुनहरे, आधे काले या गहरे बालों पर एक सफेद लट, जैसे रोशनी की एक निशानी। और यह समय के साथ नहीं बदलता। आप बालों को जैसे भी काटें वे वैसे ही बढ़ते हैं। इस घटना के विभिन्न कारण हो सकते हैं, लेकिन कई मामलों में यह आनुवंशिक स्थितियों जैसे पैब्लिडिज्म या चिमेरिज्म से जुड़ा होता है, जहां विभिन्न आनुवंशिक कोड वाली सेलुलर लाइंस एक ही व्यक्ति में सह अस्तित्व करती है, अर्थात एक ही सिर में दो अलग अलग रंग कोड होते हैं। कुछ प्रकार दुर्लभ सिंड्रोम से भी जुड़े होते हैं, जैसे कि ब्रैंडनबर्ग, जो अलग अलग रंगों की आंखें या जन्मजात श्रवण हानि उत्पन्न कर सकता है। हालांकि कई लोग जिनके बालों का रंग अलग अलग होता है पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि लोकप्रिय संस्कृति ने इस लक्षण को असामान्य का प्रतीक बना दिया है। एनिमे और कॉमिक्स के पात्रों से लेकर कलाकार जैसे सिया, जिनकी दो रंगों वाली विग इस घटना के लिए एक दृश्य श्रद्धांजलि है। ऐतिहासिक रूप से ऐसा माना जाता था कि जिनके पास यह था वे बाहरी कारक से प्रभावित थे, एक वादा, एक सज्जा या किसी और के शरीर की याद। और भले ही आज हम प्रक्रिया को बेहतर समझते हैं, यह अब भी एक रहस्य है कि क्यों कुछ जीन सिर को एक दूसरे से इतने अलग क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। इस प्रकार के सामग्री को समर्थन देना न भूलें, सब्सक्राइब करें और इस दूसरे बहुत ही दिलचस्प वीडियो को देखें जो आपको पसंद आएगा।